आज की कहानी मुंबई से 150 किलोमीटर दूर पुणे शहर से है। कहते हैं कि पुणे एक ऐसा शहर है जहां अमूमन बहुत ही शांति रहती है, लेकिन एक साल के लिए पूरे पुणे शहर को किसी की नज़र लग गई थी। उस दौरान करीब 14 महीने में जो कुछ भी हुआ उसने हर पुणेकर के अंदर एक अजीब सी दहशत भर दी। अब आलम यह था कि जो लोग रात तक घुमा करते थे वो सड़कें खाली रहने लगी। शाम होते ही सारे घरों के खिड़की दरवाजे बंद हो जाते थे। लोग अपने घरों में डर से दुबक जाया करते। गलियां सुनसान रहने लगी। तमाम सिनेमा घरों की इवनिंग और नाइट शो खाली रहने लगे। जनवरी 1976 से मार्च 1977 के बीच 14 महीने में सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक 10 हत्याएं हुई, जिससे हर पुणेकर के बीच इस कदर खौफ बढ़ गया कि लोग पुलिस के नाकामयाबी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे। पुलिस रात को पेट्रोलिंग करती, इसके बावजूद वहां हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लिहाजा वहां की प्रशासन के द्वारा सीआरपीएफ को रात की पेट्रोलिंग के लिए उतारा गया। इस दहशत भरी कहानी को जोशी अभयंकर केस के नाम से भी जाना जाता है, जो जनवरी 1976 से मार्च 1977 के बीच घटित हुआ था। तो आखिर ये पूरा माजरा क्या था, किसने और कैसे इस घटना को अंजाम दिया, आइए जानते हैं विस्तार से। 1 नवंबर की सुबह पुणे पुलिस को एक कॉल आया, जिसमें सदाशिवपेट के विजयनगर कॉलोनी के एक बंगले में एक मर्डर की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जब पुलिस उस बंगले में दाखिल हुई तो पुलिस ने देखा कि उस बंगले में एक नहीं बल्कि 3 लाशें पड़ी हुई थीं। उनमें से एक लाश अच्युत जोशी की थी, जो कि पुणे के रईस बिजनेसमैन थे और ये बंगला उन्हीं का था। दूसरी लाश उनकी पत्नी उषा जोशी की थी और तीसरी लाश उनके इकलौते बेटे आनंद जोशी की थी। उन तीनों लाशों के हाथ पैर बांधे गए थे, साथ ही तीनों के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और इन तीनों में से आनंद जोशी के लाश के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। पुलिस को उन तीनों लाशों में एक खास बात देखने को मिली कि उन तीनों के गले में नीले रंग की एक नायलॉन की रस्सी बंधी हुई थी। जब पुलिस ने पूरे घर का मुआयना किया तो पहली नज़र में ऐसा लगा कि इन तीनों की हत्या लूटपाट के इरादे से किया गया है, क्योंकि पूरे घर का सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा था। इसके अलावा पूरे घर से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। खैर, इसके बाद सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। जब फॉरेंसिक टीम वहां का मुआयना किया तो उनको कुछ खास सबूत नहीं मिला। पुणे जैसे शांत शहर में अचानक एक साथ 3 लोगों का, या यूं कहें कि एक साथ पूरे परिवार का बेरहमी से हत्या किए जाने पर लोगों में दहशत भर गया। कई दिनों तक अच्युत जोशी फैमिली मर्डर की खबर अखबार की सुर्खियां बनी हुई थी। अब पुणे के सभी लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया, क्योंकि एक ही परिवार के सभी लोगों का हत्या किया जाना कोई मामूली बात नहीं थी। लोगों के बीच आक्रोश था, जिसकी वजह से पुणे के एसीपी मधुसूदन हुलियालकर के ऊपर इस केस के गुनाहगारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। जब पुलिस इस केस की जांच पड़ताल की तो 2 मुख्य बातें निकल करके सामने आई। पहला कि इन तीनों की हत्या लूटपाट के इरादे से किया गया है, और दूसरा कि इस घटना को एक आदमी अंजाम नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं इसमें किसी प्रोफेशनल गैंग का हाथ है, क्योंकि एक घर में घुसकर 3 लोगों पर काबू पाना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। साथ ही पुलिस को उस घर से कोई भी सबूत नहीं मिला था। इसका मतलब साफ था कि कातिल बहुत ही शातिर था। साथ ही पुलिस ये भी समझने की कोशिश कर रही थी कि अच्युत जोशी और उनकी पत्नी उषा जोशी के डेड बॉडी के ऊपर तो सारे कपड़े थे, लेकिन आनंद जोशी के डेड बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा क्यों नहीं था। आखिर क्यों आनंद जोशी के बॉडी को नंगा किया गया था और पूरे घर में एक अजीब सी खुशबू क्यों आ रही थी। खैर, इसके बाद पुलिस जोशी परिवार के कातिलों की तलाश शुरू कर दी, मगर कई दिन बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के करीब 21 दिन बाद उसी साल नवंबर में एक औरत, जो कि पुणे शहर की एक मशहूर हस्ती थी, पुलिस स्टेशन पहुंची और अपना खुद का परिचय देते हुए पुलिस को बताया कि मेरा नाम यशोमती बाफना है और मैं शंकर सेठ रोड के एक बंगले में रहती हूं। कल रात कुछ लोगों ने मेरे बंगले में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, लेकिन मेरे 2 सुरक्षा गार्डों ने मिलकर उनको वहां से भगा दिया। साथ ही उस औरत ने यह भी बताया कि सारे लोग मास्क पहने हुए थे और उनमें से एक आदमी शायद उनका लीडर था, क्योंकि बाकी सभी लोग उसे बॉस बॉस करके बुला रहे थे। इसी बीच उसी साल 1 दिसंबर को पुलिस को फिर से भंडारकर रोड पर स्थित स्मृति बंगला में एक मर्डर की जानकारी मिली। खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम उस बंगले पर पहुंची और पुलिस जैसे ही बंगले में दाखिल हुई तो उस घर में भी ठीक उन्हें वैसा ही नजारा देखने को मिला जैसा कि कुछ दिन पहले जोशी परिवार हत्या में देखने को मिला था। जोशी परिवार हत्या में 3 लोगों की लाशें देखने को मिली थी, जबकि यहाँ कुल 5 लाशें पड़ी हुई थी और इन सभी के भी हाथ और पैर बांधे गए थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, और ठीक वैसे ही सभी के गले में एक नीले रंग के नायलॉन की रस्सी का फंदा कसा हुआ था। यहाँ भी कातिलों ने पुणे शहर के रईस और नामचीन शख्स के घर को टारगेट किया था, क्योंकि मरने वालों में संस्कृत के मशहूर विद्वान काशीनाथ शास्त्री अभयंकर, जिनकी उम्र 88 साल, और उनकी पत्नी इंदिराबाई, उनकी नौकरानी सुकुबाई, 19 साल का पोता धनंजय और उनकी 20 साल की पोती जूही शामिल थे।
पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि काशीनाथ अभ्यंकर की पोती जूही के डेड बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे जोशी परिवार के आनंद जोशी के डेड बॉडी पर नहीं था। इस घर से भी एक अजीब सी खुशबू आ रही थी और यहाँ भी लूटपाट किया गया था। पांचों लाशों और घर की हालत देखने के बाद अब पुलिस को यकीन हो गया कि इस घटना को वही अपराधियों ने अंजाम दिया है जिन्होंने जोशी परिवार की हत्या की थी, क्योंकि दोनों मर्डर्स में काफी समानता दिखाई दे रहा था। फिर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाई, लेकिन यहाँ से भी पुलिस और फॉरेंसिक टीम को कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कातिल की तलाश शुरू कर दी। अब पुलिस के लिए यह एक पहेली बन गया था कि घटनास्थल से एक अजीब सी खुशबू क्यों आ रही थी और कातिल मारने वालों में से किसी एक खास शख्स को नंगा क्यों करता था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी की भी रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। अब अगले दिन ये खबर अखबारों की सुर्खियों में थी, जिसको पढ़कर फिर से पूरे पुणे शहर में खौफ का सन्नाटा पसर गया। अब आलम यह था कि लोग अंधेरा होते ही अपने अपने घरों के खिड़की दरवाजों को बंद कर दुबक जाते। रात होते ही सड़कें और गलियां वीरान हो जाती। अब लोगों को यह डर सताने लगा कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो, जिसकी वजह से लोग अपने साथ चाकू छुरी लेकर घूमने लगे। अब पुलिस रात को पेट्रोलिंग करती, इसके बावजूद वहां हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो वहां की प्रशासन के द्वारा सीआरपीएफ को रात को पेट्रोलिंग के लिए उतारा गया। अब पुलिस और सीआरपीएफ के जवान पूरे पुणे शहर की पेट्रोलिंग करने लगे। इसके साथ ही पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए। अब हर उस इंसान और उस गाड़ी की चेकिंग की जाने लगी जिस पर थोड़ा सा भी शक होता, मगर लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस उन अपराधियों को पकड़ने में सफल नहीं रही। अभ्यंकर परिवार के हत्या के 4 महीने बाद यानी 24 मार्च 1977 की शाम पुलिस को फिर से सूचना मिली कि मूला मुठा नदी के किनारे एक आदमी की लाश पड़ी है। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस की एक टीम लेकर इंस्पेक्टर मानिक राव फौरन उस जगह पहुंचे। इंस्पेक्टर मानिक राव बहुत ही होनहार और काबिल अफसर थे। वहां पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर मानिक राव ने देखा कि एक आदमी की लाश एक लोहे की सीढ़ी से बंधी हुई है, जिसे देखकर यह साफ लग रहा था कि यह भी एक मर्डर का मामला है। उसके बाद उस डेड बॉडी की तलाशी ली गई। तब इत्तेफाक से उस लाश के जेब से एक आईडी कार्ड मिला, जो गीला होने के कारण थोड़ा खराब हो गया था। फिर भी उस पर बड़े बड़े अक्षरों में अभिनव कला महाविद्यालय लिखा गया था। जब पुलिस ने उस आईडी कार्ड को पलटकर पढ़ने की कोशिश की तो उस पर अनिल गोखले लिखा हुआ था। अब पुलिस को ये बात तो समझ में आ गई कि मरने वाले का नाम अनिल गोखले है और वो अभिनव कला महाविद्यालय का एक स्टूडेंट है। फिर कुछ देर बाद अचानक इंस्पेक्टर मानिक राव की नज़र उस लाश के गर्दन पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि उस लाश का भी गला एक नीले रंग की नायलॉन की रस्सी से बंधा हुआ था। मगर जब उन्होंने उस रस्सी में लगी गांठ को ध्यान से देखा तो फंदे की गांठ ठीक वैसे ही थी जैसी कि जोशी और अभ्यंकर परिवार में मरने वालों की थी। अब इंस्पेक्टर मानिक राव को लग गया कि ये उन्हीं हत्यारों का काम है जिन्होंने जोशी और अभ्यंकर परिवार की हत्या की है। इसके बाद वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और फौरन ये नायलॉन की गांठ वाली बात एसीपी मधुसूदन हुल्यालकर को बताए। अब एसीपी मधुसूदन हुल्यालकर ने इंस्पेक्टर मानिक राव से सारी लाशों के गर्दन पर लगी गांठों की मिलान करने के लिए सारे लाशों के फोटोग्राफ्स मंगवाए। जब एसीपी मधुसूदन हुल्यालकर अनिल गोखले की गले में लगे फंदे की गांठ से मैच किए तो सारे गांठ एक दूसरे से मैच हो गए और अब ये कंफर्म हो गया कि सारे मर्डर्स को अंजाम एक ही गैंग ने दिया है। कुछ घंटों में अनिल गोखले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिससे पुलिस को यह पता लग गया कि अनिल गोखले की हत्या एक दिन पहले यानी 23 मार्च 1977 को ही हुआ था। अब पुलिस इस केस की जांच पड़ताल के लिए फौरन तिलक रोड पहुंची, जहां अभिनव कला महाविद्यालय था, क्योंकि अनिल गोखले के जेब से इसी महाविद्यालय की आईडी कार्ड मिला था। वहां पहुंचने के बाद पुलिस यह पता लगाना शुरू करी कि आखिरी बार अनिल को कब और किसके साथ देखा गया था। पूछताछ के दौरान उन्हें एक स्टूडेंट मिला जिसने बताया कि उसने अनिल गोखले को आखिरी बार राजेंद्र जक्कल के साथ उसकी बाइक पर बैठे देखा था। राजेंद्र जक्कल भी वही महाविद्यालय में ही मिल गया, जिसको पुलिस उठाकर पूछताछ के लिए थाने ले आई। थाने पहुंचने के बाद खुद एसीपी मधुसूदन हुल्यालकर ने राजेंद्र जक्कल से पूछताछ की कि वो 23 मार्च की शाम को कहाँ था, तो उसने बताया कि वो अपने 3 दोस्त दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनव्वर हारून शाह के साथ था। उसके बाद पुलिस उसके बाकी तीनों दोस्तों को पूछताछ के लिए थाने बुलवाया और चारों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ शुरू की, लेकिन उन चारों के बयान एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे थे। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ये चारों कोई ना कोई बात छुपा रहे हैं। फिर पुलिस ने इन चारों में से किसी एक को तोड़ने के लिए सोचा। उसके बाद पुलिस जक्कल को तोड़ने में कामयाब हो गई और फिर जक्कल ने पुलिस को बताया कि उसे लगता है कि शायद अनिल गोखले और प्रकाश हेगड़े के मर्डर के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है, क्योंकि वो दोनों ही अभिनव कला महाविद्यालय के स्टूडेंट थे।
प्रकाश हेगड़े का नाम सुनकर पुलिस चौंक गई, क्योंकि जनवरी 1976 से मार्च 1977 के बीच कुल 9 लोगों की हत्या हो चुकी थी, लेकिन मरने वालों में प्रकाश हेगड़े का नाम तो था ही नहीं। अब पुलिस प्रकाश हेगड़े के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उसके पिता सुंदर हेगड़े के पास पहुंची, तो सुंदर हेगड़े ने पुलिस को बताया कि प्रकाश पिछले 1 साल यानी जनवरी 1976 से ही गायब है। और साथ में प्रकाश हेगड़े के पिता ने यह भी बताया कि प्रकाश के गायब होने के 2 दिन बाद उन्हें एक लेटर मिला था, जिसमें उसने कहा था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रहा है और उसे 1 लाख रुपए की जरूरत है। उसके बाद प्रकाश के पिता ने एक अजीब बात भी बताई। उन्होंने पुलिस को बताया कि प्रकाश को घर में सभी देवदास के नाम से बुलाते हैं और अगर उसको कभी लेटर लिखने की जरूरत होती तो वो देवदास के नाम से ही लेटर लिखता था। लेकिन उसके गायब होने के बाद जो लेटर उन्हें मिला था, उस लेटर के नीचे देवदास नहीं बल्कि उसने प्रकाश हेगड़े का साइन किया था। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि प्रकाश के गायब होने के बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कराई और पुलिस से ये भी कहा था कि उन्हें शक है कि उनका बेटा अपनी मर्जी से नहीं गया है बल्कि उसका किडनैप हुआ है। मगर पुलिस ने उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी सही से प्रकाश हेगड़े मिसिंग केस की जांच की। पुलिस को लगा कि कुछ दिनों बाद प्रकाश खुद ब खुद ही वापस आ जाएगा और ये पुलिस की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर पुलिस उस वक्त प्रकाश हेगड़े मिसिंग केस की जांच सही से करती तो शायद पुणे में कत्ल का ये सिलसिला कभी शुरू ही नहीं होता। अब एसीपी मधुसूदन हुल्यालकर को जैसे ही पता चला कि प्रकाश हेगड़े पिछले 1 साल से गायब है, तो उन्होंने सोचा कि राजेंद्र जक्कल को कैसे पता है कि प्रकाश हेगड़े का मर्डर हो चुका है, क्योंकि पुलिस और उसके घर वालों को तो सिर्फ यही पता है कि वो पिछले 1 साल से गायब है और कंप्लेंट भी मिसिंग का दर्ज कराई गई है। अब एसीपी मधुसूदन हुल्यालकर को यकीन हो गया कि हो ना हो इन सारी मर्डर्स के पीछे राजेंद्र जक्कल का ही हाथ हो, या फिर इसको पता है कि इन सारे मर्डर्स किसने किया है। एसीपी मधुसूदन हुल्यालकर उन चारों से कुछ देर तक पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि अभी पुलिस के पास उन चारों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे चारों को अदालत में गुनाहगार साबित किया जा सके। फिर एसीपी मधुसूदन हुल्यालकर ने उन चारों पर नजर रखने के लिए 2 पुलिस वाले को लगा दिए और साथ ही उन चारों के फोन को टैप करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद एक दिन एसीपी मधुसूदन हुल्यालकर ने दिलीप सुतार और शांताराम जगताप को फोन पर बात करते हुए सुना। उस बातचीत के दौरान जगताप ने सुतार से कहा कि अब पुलिस आगे क्या करेगी, तो सुतार हंसते हुए जवाब दिया कि फिक्र मत कर, बॉस पुलिस को संभाल लेंगे। जैसे ही एसीपी मधुसूदन हुल्यालकर ने बॉस शब्द सुना तो उनको यशोमती बाफना की बात याद आ गई, जिसमें बाफना ने बताया था कि कुछ नकाबपोश लोग उसके बंगले में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके सुरक्षा गार्डों ने मिलकर उनको वहां से भगा दिया। साथ ही उस औरत ने यह भी बताया था कि उनमें से एक आदमी शायद उनका लीडर था, क्योंकि सभी लोग उसे बॉस बॉस करके बुला रहे थे। अब एसीपी मधुसूदन हुल्यालकर को पूरा यकीन हो गया कि ये चारों ही मुख्य हत्यारे हैं जिन्होंने पुणे के लोगों का चैन हराम कर रखा है, लेकिन पुलिस के पास अब भी कोई ठोस सबूत नहीं था। लिहाजा पुलिस उन चारों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए फिर से अभिनव कला महाविद्यालय जाने की फैसला करती है, क्योंकि ये चारों उसी महाविद्यालय के छात्र थे। वहां पहुंचकर पुलिस उन छात्रों से पूछताछ करती है जो इन चारों को पहले से ही जानते थे। पुलिस जब कॉलेज के बच्चों से बात कर रही थी तो उनमें से एक छात्र जिसका नाम सतीश गोरे था वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसके बाद पुलिस जब सतीश से बातचीत करी तो वो और घबरा गया। पुलिस को शक हुआ और वह सतीश को उठाकर पुलिस चौकी ले आई। फिर जब पुलिस उसे पुणे में हो रहे मर्डर्स के बारे में पूछा तो उसने कहा कि सभी मर्डर्स में इन्हीं चारों यानी राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनव्वर हारून का हाथ है, क्योंकि ये बात इन चारों ने खुद मुझे बताई थी। साथ ही सतीश गोरे ने यह भी बताया कि इन चारों के साथ एक और छात्र शामिल है जिसका नाम सुहास चांडक है। फिर पुलिस सुहास को भी उठाकर थाने ले आई और उससे कहा कि हमें पता है कि तुम भी उन चारों के साथ एक मर्डर में शामिल थे, इसलिए अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर सरकारी गवाह बन जाओगे तो तुम्हें थोड़ी कम सजा होगी। सुहास पुलिस की बात मान लेता है और उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है और अपनी गवाही में अपना गुनाह कबूल कर सारी बात बता देता है। अब पुणे पुलिस के पास काफी गवाह और सबूत मौजूद थे जो इन चारों को दोषी साबित कर सके। उसके बाद पुलिस राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनव्वर हारून शाह को गिरफ्तार कर लेती है और उनसे पूछताछ शुरू करती है। लेकिन इस बार भी वो चारों पुलिस को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो चारों टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और फिर शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी बयां करते हैं। तो पूरी कहानी ये थी कि ये चारों अभिनव कला महाविद्यालय के छात्र थे और आपस में पक्के दोस्त भी बन गए थे। ये चारों कॉलेज तो रोज आते थे, लेकिन पढ़ने लिखने में इनकी दिलचस्पी ना के बराबर थी, बल्कि ये रोज दारू पीते और कॉलेज आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ते थे।
इसके अलावा आए दिन कॉलेज में इनका किसी न किसी के साथ झगड़ा भी होता रहता था। इन चारों ने कार्वे रोड पर टीन का टप्पर डालकर अपना एक अड्डा बना रखा था जो अभिनव कला महाविद्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर था। ये चारों कॉलेज के बाद उसी अड्डे पर मिलते और दारू पीते थे। हालांकि ये चारों एक मिडिल क्लास फैमिली से थे तो रोज दारू पीना और अय्याशी करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। लिहाजा अब ये छोटी मोटी चोरियां करने लगे। कॉलेज के बाहर लगी स्कूटर साइकिल चुरा कर बेच देते थे। एक दिन इन चारों ने सोचा कि अब छोटी मोटी चोरियां बहुत हो गई, अब कुछ बड़ा प्लान करते हैं। इसके बाद ये चारों मिलकर किसी को किडनैप करने और उनसे फिरौती लेने का प्लान बनाते हैं। इस प्लान को अंजाम देने के लिए ये अपने ही कॉलेज के एक छात्र प्रकाश हेगड़े को चुनते हैं, जिसके पिता सुंदर हेगड़े का बिस्वा नाम का एक छोटा सा होटल था जो इनके ही कॉलेज यानी अभिनव कला महाविद्यालय के ठीक पीछे था, जिसमें ये रोज खाने पीने के लिए आया जाया करते थे। सुंदर हेगड़े का होटल ठीक ठाक चलता था, जिससे इन चारों को लगा कि प्रकाश को किडनैप करने के बाद मोटी रकम फिरौती के रूप में मिल जाएगी। अब चारों ने प्रकाश हेगड़े को किडनैप करने के लिए अपने ही कॉलेज के एक साथी सुहास चांडक का साथ लिया। इन चारों के कहे मुताबिक सुहास ने 16 जनवरी 1976 को प्रकाश को किसी बहाने कार्वे रोड पर लाया, जहां ये चारों एक गाड़ी में बैठे थे। फिर इन चारों ने मिलकर प्रकाश को जक्कल की गाड़ी में डाल दिया। फिर उन चारों ने प्रकाश हेगड़े को डरा धमका कर एक लेटर लिखने को कहा और 1 लाख रुपया अपने घर से मांगने को कहा। फिर प्रकाश ने ठीक वैसा ही किया जैसे उसे कहा गया था और लेटर के नीचे अपने नाम यानी प्रकाश हेगड़े का साइन भी किया। प्रकाश हेगड़े को किडनैप किए जाने के एक दिन बाद ही यानी 16 जनवरी की रात वो चारों उसे जबरदस्ती उठाकर पेशवे पार्क तालाब के पास लेकर गए, जो कि उसके पिता सुंदर हेगड़े के होटल से कुछ ही दूरी पर था। इसके बाद शांताराम जगताप एक नीले रंग की नायलॉन की रस्सी का गांठ बनाकर एक फंदा तैयार किया और चारों मिलकर प्रकाश के गले में फंदा डालकर उसकी गला घोंटकर जान से मार दिया। उसके बाद वह प्रकाश की बॉडी को एक लोहे के ड्रम में डालकर उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर भरकर उसे पेशवे पार्क वाली तालाब में डालकर डुबो दिए। प्रकाश द्वारा लिखा हुआ लेटर जब प्रकाश के पिता सुंदर हेगड़े को मिला तो जैसा कि मैंने कहानी में पहले ही बताया था कि उन्हें उस लेटर पर प्रकाश नाम के साइन से शक हुआ और ये बात उन्होंने पुलिस को भी बताई थी। प्रकाश हेगड़े का मर्डर करने के बाद इनको डर हो गया कि ये पुलिस के पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए ये चारों कुछ दिन के लिए कोल्हापुर चले जाते हैं और वहाँ 6 महीनों तक शांत रहने के बाद अगस्त 1976 की रात कोल्हापुर के ही एक व्यवसायी अग्रवाल के घर लूटपाट के इरादे से घुसते हैं, लेकिन अग्रवाल के सुरक्षा गार्डों ने उन पर गोली चला दी तो ये चारों किसी तरह से बचकर भाग निकलते हैं। इस घटना के बाद ये फिर पुणे पहुंचते हैं। पुणे पहुंचने के बाद इनको पता लगा कि प्रकाश हेगड़े की मौत के बारे में किसी को पता ही नहीं है। फिर इन चारों का मनोबल और बढ़ गया और इन लोगों ने कुछ और बड़ा करने का फैसला किया। फिर ये लोग 31 अक्टूबर की रात सदाशिवपेट के विजयनगर के एक घर में घुसते हैं। वो घर पुणे के धनी मनी व्यवसायी अच्युत जोशी का घर था। जिस वक्त ये घर में घुसे उस वक्त अच्युत जोशी और उनकी पत्नी उषा जोशी ही थे। फिर ये चारों उन दोनों लोगों पर काबू कर उनका हाथ पैर बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। फिर जक्कल नायलन की रस्सी से ठीक वैसे ही गांठ लगाकर फंदा तैयार करता है। उसके बाद उस नायलन की रस्सी से दोनों लोगों की गला घोंटकर मार देते हैं। कुछ देर बाद उन्हें घर के बाहर किसी की आने की आहट सुनाई देती है। फिर ये चारों अलर्ट हो जाते हैं और जैसे ही वो शख्स घर के अंदर दाखिल होता है ये चारों उसको पकड़कर उसके भी हाथ पैर बांध देते हैं और उसके मुंह में भी कपड़ा ठूस देते हैं। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अच्युत जोशी का इकलौता बेटा आनंद जोशी था। उसके बाद जक्कल ने आनंद जोशी के शरीर से सारे कपड़े उतरवा लिए और उसको पूर्ण रूप से नंगा कर दिया। फिर उसने आनंद से कहा कि गहने और पैसे कहाँ हैं। आनंद डर की वजह से सारा सामान दिखा दिया। उन चारों को अच्युत जोशी के घर से कुछ 1000 रुपए, एक महंगी घड़ी और उषा जोशी का मंगलसूत्र मिला। उसके बाद उन्होंने आनंद को भी नायलन की रस्सी से गला घोंटकर मार दिए और वहां से निकल गए। अच्युत जोशी के घर से मिले गहने और रुपयों से इनका कुछ दिन तो आराम से कट गया, लेकिन जल्दी ही इनका पैसा खत्म हो गया। फिर इन लोगों ने फिर से एक बड़ा हाथ मारने के लिए एक रात नवंबर 1976 में शंकर सेठ रोड के एक बंगले में घुसने का प्रयास किया। वो घर यशोमती बाफना का घर था, लेकिन यशोमती के सिक्योरिटी गार्ड से हाथापाई होने के बाद ये चारों दीवार फांदकर वहां से भाग जाते हैं। फिर कुछ दिन चुप बैठने के बाद ये चारों फिर से एक बड़ा हाथ मारने का फैसला करते हैं और उसके लिए 1 दिसंबर 1976 को ही भंडारकर रोड पर स्थित स्मृति बंगला में घुसते हैं। वो बंगला संस्कृत के विद्वान काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर का था। उस बंगले में उस वक्त कुल 5 लोग काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर, उनकी पत्नी इंदिराबाई, उनकी नौकरानी सुकुबाई, 19 साल का पोता धनंजय और उनकी 20 साल की पोती जोई मौजूद थे। इन 5 लोगों को डरा धमका कर सबके हाथ पैरों को बांधकर उन सारे के मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। फिर जक्कल ठीक उसी तरह नायलन की रस्सी से 4 फंदे बनाता है और अभ्यंकर के पोती जूही को छोड़कर बाकी सबके गले में फंदा डालकर उनकी हत्या कर दिए। इसके बाद जक्कल ने जूही से सारे कपड़े उतारने को कहा। जूही के आंखों के सामने उसके अपनों की खौफनाक तरीके से हत्या किए जाने के बाद जूही होश में ही नहीं थी। जैसे जैसे उससे कहा गया वैसे वैसे वो करती गई।
जोई के कपड़े उतरवाने के बाद जक्कल ने कहा कि पैसे और गहने कहाँ हैं। फिर जोई ने सारी जगह दिखा दी जहां जहां पैसे और गहने रखे गए थे। पैसे और गहने मिलने के बाद जोई के भी गले में वैसे ही नायलन की फंदा डालकर उस मासूम की भी जान ले ली और फिर वहां से निकल गए। अब अभयंकर फैमिली के मर्डर के लगभग 4 महीने बाद 23 मार्च 1977 को ये चारों लोग अपने ही क्लासमेट जयंत गोखले के छोटे भाई अनिल गोखले का किडनैप कर कारवे रोड पर बने अपने अड्डे पर ले जाकर उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं और उसके पास जितने भी पैसे थे सब छीन लेते हैं। फिर उसको भी नीले रंग की नायलन की रस्सी से गला घोंटकर मार देते हैं। इसके बाद अनिल की लाश को लोहे की सीढ़ी से बांधकर बंड गार्डन के पास मूला मुठा नदी में फेंक देते हैं। इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है कि कैसे अनिल गोखले की लाश मिली और कैसे वो चारों दरिंदे राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनव्वर हारून शाह पकड़े गए। ये चारों शायद कभी पकड़े ही नहीं जाते यदि राजेंद्र जक्कल प्रकाश हेगड़े की मर्डर की बात पुलिस को ना बताया होता और सतीश चांडक की गवाही नहीं हुई होती। मगर पुलिस को अभी भी 2 सवालों के जवाब नहीं मिले थे। पहला कि जोशी फैमिली मर्डर केस में आनंद जोशी और अभयंकर फैमिली मर्डर केस में जोई के बदन से सारे कपड़े क्यों निकलवा लिए गए थे, और दूसरा कि अच्युत जोशी और अभयंकर के घर से एक अजीब सी खुशबू क्यों आ रही थी। तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि आनंद और जोई के कपड़े इसलिए उतरवाए क्योंकि शर्म के मारे ये लोग घर से बाहर न भाग सके। अच्युत जोशी और अभयंकर के घर से एक अजीब सी खुशबू इसलिए आती थी क्योंकि वो अपने साथ एक परफ्यूम लेकर आते थे जिसको घटना को अंजाम देने के बाद पूरे घर में छिड़क देते थे, जिससे पुलिस के खोजी कुत्ते उसी परफ्यूम में उलझ के रह जाएं और हमारी खुशबू ना सुन सके, जिससे पुलिस हमें पकड़ ना सके। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस पेशवे पार्क तालाब के पास से प्रकाश हेगड़े की लाश को अपने कब्जे में लेती है जो कि अब कंकाल बन चुकी थी। अब पुलिस सारे गवाहों और सबूतों को इकट्ठा करने के बाद 15 मई 1978 को इन चारों को पुणे की निचली अदालत में पेश करती है। इस केस में पुणे की निचली अदालत ने भी तेजी दिखाई और महज 4 महीने के अंदर ही 28 सितंबर 1978 को राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप, मुनव्वर हारून शाह को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही सरकारी गवाह सतीश चांडक को बरी कर दिया। इन चारों ने निचली अदालत के फांसी के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए 6 अप्रैल 1979 को इन चारों की अपील खारिज कर दिया। इसके बाद ये चारों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी फांसी की सजा को सही ठहराया। अब देश के तीनों अदालतों के दरवाजे इन चारों के लिए बंद हो चुके थे, तो इन्होंने राष्ट्रपति के पास अपनी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के लिए क्षमा याचिका भेजी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने इनकी क्षमा याचिका खारिज कर दिया। क्षमा याचिका खारिज होने के बाद अब इन चारों को फांसी होनी तो तय थी, लेकिन अब फांसी लगने में भी देरी हो इसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दिया, जिसकी वजह से इनकी फांसी पर फिलहाल रोक लगा दिया गया। इस रिव्यू पिटीशन का फैसला आने में काफी वक्त लग रहा था, लेकिन पुणे के लोग चाहते थे कि इन सभी को जल्द से जल्द फांसी मिले, जिसके लिए पुणे के लोगों ने 1000 लोगों की साइन किया हुआ लेटर सुप्रीम कोर्ट को भेजी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और इनका रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट कर दिया। फिर इन लोगों ने फांसी में देरी हो इसके लिए फिर एक नया बहाना ढूंढा। फिर इन चारों ने सुप्रीम कोर्ट को एक अर्जी दी और उसमें कहा कि ये लोग मरने के बाद अपने शरीर के अंगों को दान देना चाहते हैं, इसलिए जब तक पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता इनकी फांसी पर रोक लगा दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इनकी अर्जी को खारिज कर दिया। शरीर के अंग दान देने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, तो इनको लगा कि अब तो कभी भी ब्लैक वारंट निकल सकता है और उनको फांसी दी जा सकती है। तो फिर इन्होंने एक नया पैंतरा निकाला। इन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट को एक अर्जी भेजी जिसमें इन्होंने कहा कि इन्हें फांसी ना देकर के इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा के मारा जाए, क्योंकि फांसी में ज्यादा तकलीफ होती है। इनकी अजीब मांग से कोर्ट भी परेशान हो गया था। अब ये कैसे पता चले कि किस सजा में कम तकलीफ होती है और किस सजा में ज्यादा, क्योंकि फांसी होने पर भी कोई नहीं बचता और ना ही इलेक्ट्रिक चेयर पर किसी को बैठाया जाएगा तो कोई बचेगा। अब जैसे ही पुणे के लोगों को ये बात पता चली कि ये लोग अब फांसी के बजाय इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठ के मरने की मांग कर रहे हैं, तो पुणे के लोगों को समझ में आ गया कि ये सिर्फ बहाना है जिससे फांसी में देरी हो सके। फिर पुणे के लोगों ने देश विदेश के अलग अलग डॉक्टर्स की अनेकों रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें सारे डॉक्टर्स ने फांसी से मरने में तकलीफ कम बताई। फिर इन रिपोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और इन चारों को जल्द से जल्द फांसी देने का आग्रह किया गया। उन चारों के लाख कोशिशों के बावजूद आखिरकार 27 नवंबर 1983 को राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनव्वर हारून शाह को एक साथ पुणे की यरवदा जेल में फांसी पर लटका दिया गया। ये आजाद भारत का पहला ऐसा मामला था जब एक साथ 4 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। ये एक ऐसा केस हुआ जिस पर कई किताबें लिखी गई और कई फिल्में भी बनाई गई थी। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो हम आपसे मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप